बात करें आज के लेक्चर की। देखिए, इन लेक्चर का जिन बच्चों ने बेनिफिट लेना है वो ले सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट आफ्टर क्लास 12 अगर इन लेक्चर को देख रहा है वो चुप करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी कंडीशन पे पॉलिटी के ऊपर होल्ड बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए, जहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था आगे बात करते हैं, बट आगे जाने से पहले अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं कि हमारे देश में एमरजेंसी कहाँ से ली गई है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से 3 वर्ड ऐड हुए थे, जॉइंट सिटिंग कहाँ से ली गई है, इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस कहाँ से लिया गया है और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो आपका जहाँ पे राइट बनता है कि अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा हुआ है तो उस लास्ट लेक्चर में से जो क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं तो आप आंसर बता सकते हो। अगर आपने नहीं रिवीजन किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। एमरजेंसी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, एनडीए की, जेकेएसएसबी की, किसी कुछ एग्ज़ाम की। एमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी की बात करें अगर हम, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी की अगर बात करें हम, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। जॉइंट सिटिंग टेकन फ्रॉम आर्टिकल 108, जॉइंट सिटिंग हम आर्टिकल 108 से लिए गया है। उसके बाद जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है मेन। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की बात करें वो कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गया इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस। उसके बाद डीपीएसपी लिए गया है आयरलैंड से, यानी कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ तक हमने पढ़ा था बात करते हैं आगे हम लेक्चर की, कि जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है जुडिशियल सुप्रीमेसी की। देखो, सुप्रीमेसी और जुडिशरी की अगर बात करें हम, सुप्रीमेसी जुडिशरी की अगर बात करें हम तो याद रखें यूएसए के संविधान से लिए गया है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करें वो ब्रिटेन से लिए गया है। पार्लियामेंट की सोवरेनिटी ये ब्रिटेन से, सुप्रीमेसी जुडिशरी ये यूएसए के संविधान से लिए गया है। आप ऐसे बोल सकते हो हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। सोवरेन का मीनिंग होता है संप्रभुता, यानी कि हम बिल्कुल भी इतने फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पार्लियामेंट हमारी सोवरेन नहीं है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको भी नल एंड वॉइड बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को हर्ट कर रहा था ये, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को हर्ट करा था। तो इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नल एंड वॉइड करवा दे दिया गया था। तो जाने कि हम हमेशा क्या करते हैं, एक मिड पाथ को फॉलो करते हैं। तो इसमें जो बातें बोलेगी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बाकी जहाँ पे और बात करें हम, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको सबसे पहले टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल सिस्टम को दैट इज़ इंटीग्रेटेड, दैट इज़ एज वेल एज इंडिपेंडेंट जो है, इसको भी जहाँ पे एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल पे देखने को मिलता है। जैसे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अंडर अ हाई कोर्ट हिरारकी, अंडर अ हाई कोर्ट हिरारकी आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ अदर कोर्ट का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। जहाँ पे हमारे देश में आपको सिंगल सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि सेंटर लॉ बना सकता है और स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे ये देखने को मिलता है। बट अमेरिका की बात करें, अमेरिका में आपको अगर कोई सेंट्रल लेवल पे चीज़ें तो सेंट्रल लेवल पे देखी जाती हैं, स्टेट लेवल पे है तो वो स्टेट लेवल पे ही देखी जाती हैं। ऐसा हमारे देश की तरह वहाँ पे नहीं है। तो देखो, टॉप लेवल पे मैंने बोला आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, टॉप लेवल पे आपको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट। जितने डिसीजन होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र होती है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मूव करवाना, जो सारा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। हाई कोर्ट क्या करता है जी, अपील कर सकता है, लोअर कोर्ट को अपील कर सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें अपने हाथ ले सकता है। तो ये आप लोगों को कोर्ट के मैटर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे जी 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनिएगा। एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक है ड्यू प्रोसेस लॉ। इन दोनों के बारे में आपको कोई पूछे क्या है, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ये एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ड्यू प्रोसेस लॉ है ये क्या है, एक ओरिजिनेटेड कहाँ है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। होता क्या, सपोज करो एक बिल पास किया गया, एक बिल बना, बिल के ऊपर क्या होंगे, लोकसभा में बिल जाएगा, जहाँ राज्यसभा में बिल जाएगा, जहाँ राज्यसभा में बिल जाएगा फिर लोकसभा में जाएगा। एट द एंड वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर साइन करेगा तो तब जाके वो बिल क्या होता है, एक्ट बनता है। बड़े सारे बिल ऐसे पड़े रहते हैं उनके ऊपर साइन नहीं होती है तो वो कभी एक्ट बन नहीं पाते हैं।
तो ये है प्रोसीजर पूरा कि क्या प्रोसीजर है उसको, जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करिए उसका प्रोसीजर क्या है, जैसे आपने क्या किया एक गन्ने की खेती करनी है उसका प्रोसीजर क्या है। बट जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ये क्या है, उन चीज़ों को डेप्थ में चेक करता है। यानी कि जो कानून बना हुआ है, जिसमें मैंने बोला गन्ने की खेती, कि उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाले, क्या डाला, किस तरह से, बिल्कुल डेप्थ में जाके कानून बनाने के प्रोसीजर को पूरी तरह से चेक करता है। क्या कानून बनाने के प्रोसीजर को वो पूरी तरह से चेक करता है। ये एक अमेरिका से क्या किया गया है, ओरिजिनेट है। कौन? ड्यू प्रोसेस लॉ इंपॉर्टेंट है। ड्यू प्रोसेस चेक करता है कि किस तरह से बिल पास हुआ, किस तरह से चल रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना, दोनों के बीच का डिफरेंस। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें भी बड़े सारे प्रोविज़न जो इंश्योर किए गए हैं इंडिपेंडेंस के लिए, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि जजेस का टेन्योर देखने मिलता है, जजेस का फिक्स टाइम पीरियड देखने मिलता है, जो जजेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड से निकल के आते हैं, उनकी सैलरी वगैरह। उसके बाद हम बात करें जो आफ्टर रिटायरमेंट वो किस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बैन कर दिया गया कि वो कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते जजेस। तो ये सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इन दोनों में अलग अलग पावरें देखने को मिलती हैं हमें, कि कोई कानून बना रहा है, कोई कानून को चेक कर रहा है, तो ये पावरें देखने को मिलती हैं। बात करें आगे फंडामेंटल राइट की, पार्ट 3 के अंडर में आते हैं फंडामेंटल राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सभी को हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, बट कुछ का मैं आपको आइडिया थोड़ा थोड़ा दे दूंगा। फंडामेंटल राइट ये आपको आते हैं पार्ट 3 के अंडर में। पहले 7 थे, अभी कितने हैं, अभी आपको 6 देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एजुकेशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के अंडर में आता है। इक्वलिटी 14 और 18 के अंडर में आते हैं। फ्रीडम आपको 19 से 22 के बीच में देखने मिलते हैं। तो राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें हम, राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें आपको जहाँ से देखने को मिलती हैं आपको। तो आगे देखो हम बात करें हम जहाँ पे इन चीज़ों की, अगर देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 19 है, 19 के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, अगर बट पढ़ाना है मैंने आगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं को हिंट दे देता हूँ 19 की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 19 के अंडर भी बड़े सारे आर्टिकल आते हैं। जैसे 19 के अंडर में 19(1) की बात करूँ, ये कहता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सारे सिटीजन के पास अपना राइट होना चाहिए कुछ करने का। 19 के अंडर में आता है ए। 19A के अंडर में क्या आता है? 19A के अंडर में आता है कि आपको फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। 19B के अंडर में आता है आप पीसफुली, ठीक है, आप असेंबल कर सकते हो पीसफुली। C के अंदर आता है आप एसोसिएशन बना सकते हो, एसोसिएशन इकट्ठे हो सकते हो, कोई प्रोटेस्ट करना आप लोगों ने। D के अंदर में आता है 19D के अंदर में, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, इंडिया के किसी कोने में जा सकते हो। 19E के अंडर में आता है आप इंडिया के किसी पार्ट में रह सकते हो। 19F के अंडर में आता है आप किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ये चीज़ें ध्यान रखें। बाकी आर्टिकल 33 में आता है पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। 34 में आता है कि क्या मार्शल लॉ के रिलेटेड है। 35 में आता है कि लेजिस्लेशन टू गिव अफेक्ट। चलो ये छोड़ो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ें याद रख सकते हो जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी याद रखें फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये जस्टिसेबल नेचर के होते हैं, आपका पूरा जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो आपके फंडामेंटल राइट किसी ने छीन लिए हैं, तो आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे, यानी कि वो आपको न्याय प्रोवाइड करेंगे, दैट इज जस्टिसेबल इन नेचर, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायोलेशन। इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट के और कुछ देखें। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कि ऐसा नहीं है कि आपको जो फंडामेंटल राइट मिल गए तो आप बोलोगे हमें आज़ादी मिल गई, हम किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को थप्पड़ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल के ऊपर लगाई गई हैं वो हम देखेंगे आगे जब आएंगे। याद रखना है, जब एमरजेंसी होती है, एमरजेंसी के टाइम कोई 2 फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। आपसे कोई पूछे वो कौन कौन से सस्पेंड नहीं होते, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? जी आपको राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करें, इसको नोबल फीचर बोला था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, नोबल फीचर इसको बोला गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 4 के अंडर में आते हैं ये
इसको भी क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरी में, सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल और कौन, इंटेलेक्चुअल। जिस स्टेट की वेलफेयर के लिए होते हैं, स्टेट की वेलफेयर के लिए होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात करें, जो ओरिजिन हुए थे, एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को बोलते हैं सप्रो रिपोर्ट बोलते हैं। कौन सी रिपोर्ट से, सप्रो रिपोर्ट से जे ओरिजिन हुए थे, 1945 की रिपोर्ट। डीपीएसपी हमने कहाँ से ली गई है, मैंने बताया आपको आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड ने भी कहाँ से लिया है जी, स्पेन से लिया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है, ये कहता कि इसने इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला था। क्या बोला था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको बोला गया था। की फीचर की बात करें इसके, फंडामेंटल राइट जैसे जस्टिसेबल के थे, इन्फोर्सेबल थे, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको कोई पूछे, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं और नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं। ज़बरदस्ती आपसे कोई मना नहीं सकता, ज़बरदस्ती आपसे कोई करवा नहीं सकता। एक मिनर्वा मिल केस था 1980 का, जे केस इंपॉर्टेंट है। इसने कहा था सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच बैलेंस होना चाहिए। ये था मिनर्वा मिल का केस था, ये इंपॉर्टेंट है। आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो मैंने बताया आप लोगों को, देखो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कुछ आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, कोई पूछे तो याद रखना। आर्टिकल 38 कहता है, क्या कहता है, वो कहता है वेलफेयर की बात करता है, यानी कि जस्टिस, इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रोवाइड करता है। 38 की क्लास 2 की बात करें, 38 क्लास 2 की बात करें जी, आपको क्या प्रोवाइड करता है जी, आपको वेलफेयर किस में, इक्वलिटी, इनकम में इक्वलिटी, स्टेटस में, और कोई इनइक्वलिटी है तो वहाँ पे इक्वलिटी प्रोवाइड करता है 38। आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सपोज करो आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। 39A की बात करें, ये सारे पढ़ने में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने का मन कर रहा है तो बता रहा हूँ। जिस स्कीमों की बात करता है, स्कीमें जैसे कौन सी स्कीम, नरेगा स्कीम की बात करें, हम जी नरेगा स्कीम की बात करें, जिसने बोला था कि 100 दिन का काम देना ही देना है, जे वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो अगर उनके पास काम नहीं है तभी वो काम मांगने जाएंगे तो उनको काम देना ही देना है। आर्टिकल 40 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, पंचायत के रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक भी पंचायत के अंडर आता है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात करता है। 42 मैटरनिटी लीव की बात करता है। 42 मैटरनिटी लीव की बात करता है। 43 लिविंग वेज की बात करता है, लिविंग वेज कि आप कोई काम करे कितनी वेज मिलना चाहिए। उसके बाद 43 बी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ मैं आपको। 43 बी इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऐड हुई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हुई थी 97 अमेंडमेंट 2011, 97 अमेंडमेंट 2011 जी ऐड हुई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। 97 अमेंडमेंट 2011 जी ऐड हुई थी। 44 बात करता है यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करता है, सबके लिए कानून बराबर है, जैसे कि धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बात करें, ये कहता है। बाकी उसके बाद और बात करें, अगर आर्टिकल 45 की बात करें, ये अर्ली चाइल्डहुड की बात करता है, यानी कि एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए कितनी, वो 6 साल तक बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करता है ये। आर्टिकल 21 ए भी आपको मैंने एक दिन बताया था, वो क्या कहता है, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन ये भी एक अमेंडमेंट हुआ था, वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 86 अमेंडमेंट 2002 था, वो 86 अमेंडमेंट 2002 था। ये अमेंडमेंट भी आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम कुछ और आर्टिकल जो एग्ज़ाम में आए हैं, उसको इंपॉर्टेंट बताता मैं आपको। 48A कहता है इम्प्रूव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की बात करता है। 50 कहता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करके रखना है। पीस एंड सिक्योरिटी की बात करिए, कहता है 51। गांधी प्रिंसिपल की बात करें जी, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं गांधी प्रिंसिपल में, आर्टिकल जो 40 बताया मैंने, 43 आता है, 46 आता है, 47 आता है, 48 आता है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप इनको नोट नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, इनको हमने डिटेल में, लेक्चर आएगा जब, तब हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ बताना था आपको, बता दिया मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आगे फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटी के रिलेटेड देखो मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको। फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट 1976 का हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, जो हमने रशिया से लेकर रखी हुई हैं।
पार्ट 4A के अंडर में आती हैं, पार्ट 4A के अंडर में आती हैं। इन फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था कौन सी कमेटी के थ्रू? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई गई थी। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट, फंडामेंटल ड्यूटी ये इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं। आप बोलोगे हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, फ्रीडम स्ट्रगल को कॉपी करना, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। नेशनल सर्विस की बात करें, जैसे करगिल बात की बात करें, ब्रदरहुड की, रिलीजन लिंग्विस्टिक की बात करें, ब्रदरहुड फ्रैटर्निटी भी बोलते हैं। किस तरह से हेरिटेज कल्चर को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, तो ये हम बात करें इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी फंडामेंटल ड्यूटी पर 10 थी, अभी 11 है, जो 11वीं ऐड हुई थी, दैट इज़ 86 अमेंडमेंट होता 2002 का, ये ऐड हुई थी, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए ये थी एजुकेशन ड्यूटी थी पेरेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कौन सी कमेटी के थ्रू, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई, और इनका काम क्या है, किस किस को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था और कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, इनको आप लोगों ने एक बार देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, सारी सारी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। बात करें सेकुलर स्टेट की, बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर वर्ड है, ये वर्ड कब ऐड हुआ था? ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, जिस सेकुलर वर्ड ऐड हुआ था। यानी कि सेकुलर हमारे ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए बिलीव, फेथ, वर्शिप प्रोवाइड करता है। जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो इक्वालिटी की बात करता है, किस तरह से हम इक्वली लॉ, जहाँ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी की बात हो रही थी, 15 में डिस्क्रिमिनेशन को नहीं होना चाहिए यहाँ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता था फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो। ये सारे आर्टिकल हमने आगे पढ़ने हैं फंडामेंटल राइट में, ये ध्यान रखें। ये सिर्फ सेकुलर की बात करें, किस तरह से आप लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से, ये सारे चीज़ें देख सकते हो, नोट कर सकते हो, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है, ये कहता है कि जैसे हम बात करें शुरू शुरू में चर्च के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इन मुद्दों में नई चीज़ों को डालना चाहिए। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि ये हम मल्टी रिलीजन है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि ये नेगेटिव है। हम जहाँ पे क्या है, एक पूरे एकजुट होकर जहाँ पे इंटीग्रिटी बना के रखते हैं, तो जी बोल सकते हो। यानी कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट हमारे इंडिया में कोई पूछे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, इंपॉर्टेंट है, जी याद रखना। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, ये इलेक्शन के बेसिस पे। पहले जो वोटिंग एज थी वो कितनी थी? वो थी 21 साल। 21 साल से जो एज थी वो 18 साल कर दी गई। ऐसा भी एक अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट कौन सा था? 61 अमेंडमेंट 1989 का था। लेकिन आपसे कोई पूछे एक्ट कौन सा था? 1988 का एक्ट था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Universal adult franchise make democracy broad-based, enhance the self-respect, prestige of the common people, uphold the principle of the equality, voting right। ड्यूल पॉलिटी की बात करें, बताया मैंने, सेंट्रल स्टेट लेवल पे चीज़ें देखने को मिलती है। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, वो देखने को मिलती है हमें। But on the other hand, each person not only a citizen of USA but also citizen of the particular state to which he belong both and enjoy dual set of the right conferred by the national state government। स्टेट लेवल पे बातें हो रही हैं। बाकी जो टॉपिक है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लेक्चर में देखेंगे, जैसे कैग की बात करें, आर्टिकल 148 के अंडर में आता है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट को चेक करता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे रिक्रूटमेंट जो होती है इनके अंडर देखने मिलती है। वो एडवाइस की जाती है किसको? प्रेसिडेंट को, ऑन द डिसिप्लिनरी मैटर। तो उनको भी ये सजेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको? प्रेसिडेंट को। बाकी स्टेट लेवल पे बात करें, पीएससी। बाकी नेशनल इमरजेंसी हमारे कौन से आर्टिकल में आती है? 352 आर्टिकल में आती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रहे। कभी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो आर्टिकल 356 में देखने को मिलता है हमें।
3 टायर गवर्नमेंट की बात करें आपको, जहाँ पे 73-74 अमेंडमेंट हुआ था, जहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट को ऐड किया गया था, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और कौन, म्यूनसिपलिटी। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनसिपलिटी, ये अमेंडमेंटें हुई थी, ये अमेंडमेंटें भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये था म्यूनसिपलिटी के रिलेटेड, ये था पंचायत के रिलेटेड था। ये क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच places effective restriction on the individual liberty in the interest of the state authority, या place effective restriction on the authority of the state in the interest of the individual liberty। तो इस क्वेश्चन को आपने टिक करना है, दैट इज, इसका आंसर क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट क्या है, टू ओनली। देख सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया था, जो लीगल इंस्ट्रूमेंट यानी फिक्स नॉर्म है, प्रिंसिपल इसके लिए क्या है कि फंडामेंटल लॉ जो पॉलिटी के लिए है वो कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो जी जहाँ पे देख सकते हो इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए क्वेश्चन था, तो घुमा के पूछा गया था। आगे आपको लोगों के लिए क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, और गवर्नमेंट हुज हैड एंजॉय नॉमिनल पावर, और गवर्नमेंट हुज हैड एंजॉय रियल पावर, या लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डी पार्ट इसका, दैट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सरसाइज ऑफ द पॉलिटिकल पावर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इसकी एक डिफाइंड लिमिटेड गवर्नमेंट, डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द रूल एंड प्रिंसिपल विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल पॉलिटिकल एक्टर, यानी कि इन, ऐसे बोलते हैं इन बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जा सकते, बस वो इसका मीनिंग है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, टेनर ऑफ जजेस की बात की थी हमने, कंसोलिडेटेड फंड था वो, कॉन्टीजेंसी फंड नहीं था, तो सी वाला पार्ट इसका ठीक है, 1, 3 एंड 4। तो इधर तक कंसोलिडेटेड फंड था, एक कॉन्टीजेंसी फंड नहीं था, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, देख सकते हो क्या था, कंसोलिडेटेड फंड। इस लेवल पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि जिन एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो इससे लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ये एक हाई लेवल की प्रिपरेशन है। बाकी एग्ज़ाम आपके इन एग्ज़ाम में से इसी वर्डिंग में से निकल जाएंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें, ये क्या है, डी इसका आंसर है, यानी कि जितने भी दिए गए हैं, मेक डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस, इनहांस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, यानी कि बिल्कुल ठीक है जो अभी देखा हमने। थ्योरी पढ़ोगे तो सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी, बताया मैंने, ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है कि एडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी थ्रू 42nd अमेंडमेंट, बिल्कुल ठीक, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। उसके बाद 86 अमेंडमेंट हुआ था कि एक भी ड्यूटी को ऐड किया था, पार्ट 4 के अंडर में आती है, तो यानी कि 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 4 वाला क्या है, आपको पार्ट 4 नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको पार्ट 4A देखने मिलेगा, ये पार्ट 4 नहीं था ये। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऐड की गई है। 352 की बात करें, एमरजेंसी क्वेश्चन है, ए पार्ट दी ओनली वन पेयर, यानी कि 352 तो बिल्कुल ठीक है, बाकी वाले गलत गलत क्यों हैं इनको देखो। 352 की बात करें, ये कहता है नेशनल एमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, आर्म्ड रिबेलियन हो सकता है, वार की वजह से वो लग सकती है, पहला पॉइंट ये याद रखें। दूसरा स्टेट एमरजेंसी प्रेजेंट रूल की वजह से, कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट आर्टिकल 356 के अंडर में आती है, तो यानी कि सेंटर जो डायरेक्शन देने के काबिल अगर फेल हो जाता है तो उस टाइम प्रेसिडेंट रूल लगता है। फाइनेंशियल एमरजेंसी लगती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए, जी आ गया आर्टिकल 360 के अंडर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखनी है, ड्यूरिंग एमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, पावर सबसे ज़्यादा इसके पास होती है, ये चीज़ें रीड करनी है अच्छी तरह से। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, नहीं होनी चाहिए। 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 एनी पर्सन नॉट टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। 29 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। तो इसमें से इनकरेक्टली पूछ रहा है वो, इनकरेक्टली, तो पहला वाला आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। गलत क्यों लिखा पहला वाला, क्योंकि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, जो अब आर्टिकल 28 में बोला गया है। और जो सेकुलर बर्थ था जो कब ऐड हुआ था, इंपॉर्टेंट है,
किस तरह से सिक्योर करना सिटीजन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल ठीक है। दे आर सैक्रोसैंक्ट एंड कैन बी curtailed और रिपील बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दे कैन आल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। इसमें से करेक्ट पूछा गया है, ये बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक। तो फिर दूसरे की बात कर बी वाला, ओनली 2 बिल्कुल ठीक है। तो जाने की गलत क्या है, दे आर सैक्रोसैंक्ट बोला था, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड कैन बी curtailed और रिपील बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट उनको रिपील कर सकती है, चेक कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। डेराटिव प्रिंसिपल की बात करें, इंपॉर्टेंट है। बोला कि डेराटिव प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नोबल फीचर बोला गया था, नहीं जी इन्होंने थोड़ी बोला था ये। डेराटिव प्रिंसिपल मीन फॉर द प्रमोटिंग आइडियल ऑफ सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। दे इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटी फॉर द एप्लीकेशन, तो क्या बनेगा बी पार्ट, यानी ओनली 2 एंड 3। अगर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था फिर किसने बोला था, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। इनको क्या क्या बोला था वो देख सकते हो, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखो कोई भी डाउट हो, एक नंबर बता देता हूँ मैं आपको, 7006874712, इस पर मैसेज कर सकते हो। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको लेक्चर मिल जाएंगे, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है जी हम लेक्चर डिटेल में लगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए।